हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स पाइनियर्स। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का चौथा लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, इससे जो पिछली वीडियो है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। आज उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है वो उसका जो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से समझते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज की वजह से हो, कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमारे पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से पास करें, सर्टन एरिया एलिमेंट से पास करें। यानी यहाँ पर मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, एरिया प्लेन, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी भी एरिया से एक सर्टन एरिया एलिमेंट से पास करें तो इस फिनोमिनो को हम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और जो एरिया का जो प्लेन है वो उसके दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास फार्मूला आएगा, यानी ई डॉट ए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है हमारे पास फार्मूला है। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला ई डॉट ए, अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें, किसी भी डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है हमारे पास ई डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ए। तो बच्चों यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एक डेफिनेशन कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह भी कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ए, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास इसके डिफरेंट केसेस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो हम उन केसेस को डिस्कस कर सकते हैं कि फ्लक्स अगर हमारे पास जो एरिया वेक्टर का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा तो हमारे पास फ्लक्स क्या है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास फर्स्ट केस में हमारा जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारा एक एरिया वेक्टर है, यानी ये एरिया का एक प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है। अब आपको पता है अभी किसी प्लेन का जो सरफेस एरिया का जो वेक्टर होता है वो नॉर्मल होता है, यानी किसी एरिया का जो वेक्टर है वो सरफेस के, यानी अगर आपके पास ये एक सरफेस है तो उसका जो एरिया का जो वेक्टर होगा वो नॉर्मल होगा, यानी उसके साथ सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरह ये हमारे पास एक प्लेन है, एरिया का एक प्लेन है जिसका जो वेक्टर है वो नॉर्मल टू द सरफेस है। ठीक है, हमारे पास ये एरिया वेक्टर। अब इस प्लेन में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब हमने ये देखना है क्योंकि हम जो है वो वेक्टर के एरिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, वेक्टर का एरिया का जो वेक्टर है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल है हम उस एंगल को कंसीडर करें, ना कि हम जो उसका प्लेन है, सरफेस एरिया का जो प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम इस चीज़ का एंगल डिस्कस नहीं करें। यानी हमने ये देखना है कि जो हमारे पास प्लेन है, सरफेस एरिया जो है, जो प्लेन एरिया का जो प्लेन है उसका जो वेक्टर बन रहा है जो कि उसका नॉर्मल है, उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, हमने वो एंगल लेना। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स हमारे पास क्या है, ई डॉट ए, अगर इसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें ई ए कॉस थीटा, तो अगर हमारे पास कॉस थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या देता है हमें, हमारे पास 1 होता है। तो ई ए कॉस 0, सॉरी 0 और कॉस 0 1, यानी हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन क्या आई कि अगर कोई भी वेक्टर एरिया का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन तो परपेंडिकुलर होगा लेकिन उस प्लेन का बनने वाला जो एरिया वेक्टर है,
जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ई ए यानी फ्लक्स जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है। दूसरे केस में ये है कि जो हमारा जो एरिया का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, यानी हम इस तरीके से उस प्लेन को बना लेते हैं। ये हमारा जो एरिया का जो प्लेन है, अब इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा जो इस प्लेन के नॉर्मल है वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये प्लेन सरफेस इस तरह है और इस पर इस तरह, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द सरफेस है। अब हमने करना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस प्लेन में से पास कर रही हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस प्लेन में से पास कर रही हैं। अब हमने ये देखना है कि इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान जो एंगल क्या बन रहा है। तो यहाँ से आप देखें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब हम एंगल जो है वो हमारा क्या है, थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, इसका मतलब ई ए ये सारा जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारा जो एरिया का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो, एरिया का प्लेन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, लेकिन उसका बनने वाला जो एरिया का जो वेक्टर है, यानी उस प्लेन का जो वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके भी परपेंडिकुलर है, तो इस केस में हमारा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हम जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर, ना कि एरिया का प्लेन। हम एरिया का जो बनने वाला वेक्टर है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो एंगल बन रहा है हम उस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया है, यानी जो एरिया का जो प्लेन है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, लेकिन उस एरिया के प्लेन का जो वेक्टर है जो कि उसके नॉर्मल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल है। सो इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। और हमारे पास एक थर्ड केस है जिसमें जो एरिया का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, यानी इस तरीके से हमारे पास अगर ये एरिया का एक एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इस केस में इस प्लेन का जो एंगल नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमने इसका नॉर्मल वेक्टर बना दिया। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करें, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो हम इसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां हम हेडिंग लेते हैं, व्हेन प्लेन makes an angle with electric field line, makes angle with इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब जो एरिया का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ किसी एंगल बना रहा हो, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें जो वेक्टर एरिया है इस प्लेन की वजह से ये इंक्लाइंड है, तो हम इसके कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस जिसको हम ए एक्स का नाम दे दें और दूसरा एरिया का जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई। अब एरिया का वो कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है वो हम फ्लक्स में कंसीडर करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर इस केस में एरिया का कौन सा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, जाहिर सी बात है ए एक्स है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया का वेक्टर है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो टोटल जो फ्लक्स हमारे पास आएगा वो एरिया के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से आएगा। कंपोनेंट तो ए वाई भी है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। हमें पता है, हमने अभी ये कैलकुलेट किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तो फ्लक्स हमारे पास जीरो है। तो इसका मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वजह से तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो जीरो आएगा। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पार्टिसिपेट कौन सा कंपोनेंट करेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो इस केस में हम फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स हमारे पास आएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का कौन सा कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी ई ए। अब हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं, ई ए कॉस थीटा, यानी ए एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह ए वाई को ए साइन थीटा लिख सकते हैं, इसी तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को
कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तीनों केसेस को डिस्कस किए। पहले में हमने क्या किया कि एरिया का जो प्लेन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखा, लेकिन जो उससे बनने वाला एरिया वेक्टर था इस प्लेन का, जो कोई इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल था। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या आया, मैक्सिमम आया। दूसरे केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा था, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो पैरेलल था और प्लेन का बनने वाला जो हमारे पास वेक्टर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री बना रहा था। तो हमारे पास फ्लक्स क्या आया, 0 आया। और तीसरे केस में हमने ये डिस्कस किया कि जब हमारा जो एरिया है, वेक्टर एरिया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, तो इस केस में हम कंपोनेंट ड्रा कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हमें ये पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो हमारा जो फ्लक्स है वो 0 है, यानी अगर फ्लक्स वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स हमारे पास 0 है, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो इस केस में जब वेक्टर एरिया के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, तो इस केस में हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो किस वजह से आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर बना रहे हैं। हर जो नया लेक्चर होता है वो पीछे के साथ लिंक्ड है, ठीक है, एक स्टोरी की तरह चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड और भी लेक्चर्स हैं आपको इसी चैनल पर मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।